Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 28th of August 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming AIMS NORCET exam. Next question is: the home care nurse visits a client with chronic obstructive pulmonary disease who is on home oxygen at 2 liters per minute. The client's respiratory rate is 22 breaths per minute and the client is complaining of increased dyspnea. The nurse should take which initial action? आप किसी सीओपीडी से सफरिंग पेशेंट के घर उसके असेसमेंट के लिए जाते हैं। आप देखते हैं कि इस पेशेंट को 2 लीटर पर मिनट की रेट से ऑक्सीजन दी जा रही है और इस पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट 22 ब्रीथ्स पर मिनट है। क्लाइंट के अंदर डिस्पनिया जैसी कंडीशन अब धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसा पेशेंट द्वारा आपको बताया जाता है। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आपका इनिशियल एक्शन क्या होगा, शुरुआती एक्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन 1, डिटरमाइन द नीड टू इंक्रीज द ऑक्सीजन। हम ये निश्चित करेंगे कि कहीं पेशेंट में ऑक्सीजन की जो नीड है उसे बढ़ाने की आवश्यकता तो नहीं है। ऑप्शन 2, कॉल एमरजेंसी सर्विस टू कम टू द होम। हम हॉस्पिटल में एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाएंगे। ऑप्शन 3, रीएश्योर द क्लाइंट दैट देयर इज नो नीड टू वरी। हम पेशेंट से कहेंगे कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 4, कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी स्टेटस। हम पेशेंट में और ज़्यादा रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसे कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सीओपीडी पेशेंट, respiration rate 22 breaths per minute, oxygen at the rate of 2 liters per minute. What is the initial action when the patient complains about dyspnea? Correct answer is option 4. यहाँ पर ऑप्शन 4 को हम सबसे सही मानेंगे। एज अ नर्स आपका जो इनिशियल एक्शन है, शुरुआती एक्शन है, वो ये होना चाहिए कि क्लाइंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक किया जाए। रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक करने से आपको एक्चुअल क्लाइंट की कंडीशन का पता चल जाएगा। इसमें आप चाहें तो सैचुरेशन लेवल को चेक कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से ये चेक कर सकते हैं कि क्लाइंट के अंदर जब डिस्पनिया कंडीशन डेवलप हो रही है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग कंडीशन डेवलप हो रही है, तो इस दौरान क्लाइंट का जो ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का वो कितना है। अगर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा है तो यहाँ पर चिंता की बात है, और अगर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन्ड है लेकिन इनिशियली डिस्पनिया हो रहा है तो हमें दूसरे इंटरवेंशंस करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज इज डन बाय यूजिंग। मॉस्किटोज के बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स का, मिनरल ऑयल्स का, फिशेस का, या फिर इन सभी का? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मॉस्किटोज को कंट्रोल करने के लिए इनका जो प्रोडक्शन साइट होती है, मोस्टली जो गंदा पानी जहाँ इकट्ठा होता है, डर्टी वाटर कलेक्शन साइट्स होती हैं, उस जगह पर हम लार्वा ईटिंग फिशेस को छोड़ देते हैं। ये मच्छरों के जो लार्वा होती हैं, इनकी अनडेवलप्ड स्टेज जो होती है, वहाँ पर इसे ईट करके ये फिशेस उनके डेवलपमेंट को ख़त्म कर देती हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम लार्वा ईटिंग फिशेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इन्हें ईट करके मॉस्किटो की संख्या को लिमिट करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज: नो स्पीच प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज।
अगर किसी क्लाइंट में स्पीच प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा हो तो आप इसे किस टर्म द्वारा डिनोट करेंगे? ऑप्शन ए पोवर्टी ऑफ आइडिएशन, ऑप्शन बी म्यूटिज्म, ऑप्शन सी पोवर्टी ऑफ स्पीच, ऑप्शन डी इकोलेलिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड म्यूटिज्म। स्पीच प्रोडक्शन का ना होना म्यूटिज्म टर्म द्वारा डिनोट किया जाता है। किसी भी क्लाइंट में स्पीच का प्रोडक्शन साइकोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या डेवलपमेंटल डिलेज के द्वारा अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज for which clinical indicator associated with complication of portal hypertension should the nurse assess the client? अगर किसी क्लाइंट को पोर्टल हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन है और इसमें नीचे बताए ऑप्शंस में से कौन सी फाइंडिंग मिलने पर आप इसे एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन मानेंगे? ऑप्शन वन, liver abscess, option 2, intestinal obstruction, option 3, perforation of duodenum, option 4, hemorrhage from esophageal varices। पोर्टल हाइपरटेंशन का सिंपल मीनिंग होता है हमारे लीवर की जो ब्लड वेसल्स हैं, वेन हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जिसकी वजह से क्लाइंट के अंदर ईसोफेजियल एरिया के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। अब आप अपने आंसर को होपफुली कॉन्फिडेंटली आप सेलेक्ट कर पाएंगे। यस, एग्जैक्टली, ऑप्शन 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जब हमारे लीवर के अंदर मौजूद वेन्स के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो उसकी वजह से ईसोफेगस और स्टमक एरिया का जो जॉइंट है, जिसे आप कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं, उस जगह की जो स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो प्रेशर की वजह से फट जाती हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट के स्टमक एरिया में ब्लीडिंग होने लगती है और थोड़े समय बाद क्लाइंट को ब्लड वॉमिट होने लगता है, यानी उसे वॉमिट के अंदर ब्लड मौजूद रहता है। ये कॉम्प्लिकेशन एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। आप चाहें तो इस बात को भी नोट कर सकते हैं कि जब तक हमारे लीवर की जो वेन्स हैं उनके अंदर 10 mm ऑफ Hg तक का प्रेशर मौजूद है, ये नॉर्मल पोर्टल वीनस प्रेशर के नाम से जाना जाता है। जब ये प्रेशर 10 mm Hg से ज़्यादा हो जाता है तब ये डेंजरस सिचुएशन कॉज करता है, तब इस कंडीशन को हम पोर्टल हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse is preparing to give a bath to an admitted patient with perineum problem. Which of the following will help the patient? किसी पेशेंट को पेरिनियम एरिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आप उसे बाथ देना चाह रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इस पेशेंट को हेल्प करेगा? ऑप्शन ए बेड बाथ, ऑप्शन बी थेराप्यूटिक बाथ, ऑप्शन सी सेल्फ बाथ विथ मिनिमम हेल्प, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, थेराप्यूटिक बाथ। अगर पेशेंट को पेरिनियम एरिया में प्रॉब्लम है तो हम उसे थेराप्यूटिक बाथ देंगे, जो कि यहाँ मोस्ट यूजफुल माना जाएगा। अब थेराप्यूटिक बात होता क्या है इसे ब्रीफ में समझ लीजिएगा। जहाँ कहीं भी आपको थेराप्यूटिक शब्द देखने को मिले तो इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट से रिलेटेड, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो हम पेशेंट को यदि थेराप्यूटिक बात देना चाहते हैं तो इसके लिए
पेशेंट में जो भी प्रॉब्लम है उससे संबंधित मेडिसिन वाटर में मिलाकर क्लाइंट को बांट दिया जाता है। आपने पानी के अंदर जैसे कोई एंटीबायोटिक सब्सटेंस मिला दिया, तो अगर पेशेंट को किसी प्रकार का इन्फेक्शन है पर्टिकुलर बॉडी एरिया में तो वो ठीक हो सकता है। आपने अ, ऐसा कोई सब्सटेंस मिला दिया जो मसल्स को रिलैक्स करता है, तो अगर पर्टिकुलर एरिया में मसल्स की कोई स्पाज्म जैसी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो सकती है। अगर आप किसी में न्यूट्रिएंट वाला सॉल्यूशन मिला देते हैं तो स्किन से वो चीज़ एब्जॉर्ब होके क्लाइंट को बेनिफिट पहुंचा सकती है। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट वाली चीज़ पानी में मिलाकर पेशेंट को बात करवाना थेराप्यूटिक बात कहलाता है। जैसे कि पाइल्स के ऑपरेशन के बाद हेमरॉइडेक्टोमी सर्जरी के बाद में हम पेशेंट को बीटाडीन और वाटर मिक्स करके सिट्स बाथ दिलाते हैं, जिससे उस एरिया में सर्कुलेशन बेहतर होता है और इन्फेक्शन होने का खतरा खत्म होता है और अच्छा माना जाता है। तो ये एक तरह से थेराप्यूटिक बात का ही एग्जाम्पल है। तो पेरिनियम एरिया की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए क्लाइंट को हम थेराप्यूटिक बात देना प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which interventions are most appropriate for caring for a client with alcohol withdrawal? Select all that may apply. अगर किसी क्लाइंट में अल्कोहल विड्रॉल हो रहा है, यानी कि उसने अल्कोहल इंटेक करना बंद कर दिया है, वो शराब की लत को छोड़ रहा है, तो इस पेशेंट में केयर के लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप करेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन वन, मॉनिटर वाइटल साइंस। ऑप्शन टू, प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट। ऑप्शन थ्री, address hallucination therapeutically. Option 4, provide stimulation in the environment. Option 5, provide reality orientation as appropriate. Option 6, maintain NPO status. वन बाय वन सभी ऑप्शंस की बात करेंगे। ऑप्शन वन के अंदर कहा गया है कि हम क्लाइंट के वाइटल साइंस को लगातार मॉनिटर करेंगे। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, हमें ये फॉलो करना है। देखिएगा, जब भी पेशेंट अल्कोहल डी एडिक्शन की तरफ बढ़ता है तो इनिशियल एज में अल्कोहल ना मिलने के कारण बॉडी में विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं और इस दौरान क्लाइंट के अंदर कई बार वाइटल साइंस के अंदर भी डिस्टरबेंस देखने को मिलता है। जैसे कि क्लाइंट की हार्ट रेट अल्टर होती है, ब्लड प्रेशर बदलता है, रेस्पिरेशन रेट चेंज होती है। तो अगर हम रेगुलरली वाइटल साइंस को मॉनिटर करते रहेंगे तो इससे क्लाइंट की सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है। साथ ही कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन अगर डेवलप हो रहा है तो उसे हम अर्ली स्टेज के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वाइटल साइंस की अल्कोहल विड्रॉल के दौरान मॉनिटरिंग करना बहुत ही अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन माना जाएगा। ऑप्शन टू के अंदर कहा गया है कि हम क्लाइंट को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। जब देखिए क्लाइंट अल्कोहल विड्रॉल फेस करता है, अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, तो कई बार पेशेंट में सीजर्स देखने को मिलते हैं। क्लाइंट में अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स के साथ में कई बार आपको सीजर्स देखने को मिलते हैं और सीजर्स या कन्वल्शंस के दौरान हमें सेफ एनवायरनमेंट का रखना ज़रूरी है ताकि उसके अंदर रिस्क ऑफ इंजरी को मिनिमाइज किया जा सके। ऑप्शन थ्री के अंदर कहा गया है कि हम क्लाइंट को कहेंगे, क्लाइंट को हेल्यूसिनेशंस होने पर थेराप्यूटिक सपोर्ट देंगे, तो ये ऑप्शन भी सही है। थेराप्यूटिकली का मतलब होता है कि एज अ मेडिकल पर्सोनल हेल्यूसिनेशंस की सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। उसे कुछ ऐसा सुनाई देगा जो वास्तव में है ही नहीं, उसे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो वास्तव में है ही नहीं। इन सब चीज़ों को आप हेल्यूसिनेशन कहते हैं और पेशेंट द्वारा अल्कोहल विड्रॉल के समय ये चीज़ें फेस की जाएंगी। तो इन्हें एज अ मेडिकल पर्सोनल कैसे हैंडल करना है, यानी थेराप्यूटिकली उसे कैसे हैंडल करना है, उस तरह का आप इसे सपोर्ट देंगे और साथ ही साथ पेशेंट को रीएश्योर करेंगे जिससे कि उसकी एंजाइटी और डिस्ट्रेस कम हो सके। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन फोर के अंदर कहा गया है कि हम
क्लाइंट को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवाएंगे, क्लाइंट के एनवायरनमेंट को ऐसा रखेंगे कि उसे स्टिमुलेशन मिले, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत माना जाएगा। हमें अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स फेस कर रहे क्लाइंट को हमेशा काम और क्वाइट एनवायरनमेंट देना है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का स्टिमुलेशन ना हो, और अगर आपने स्टिमुलेशन दिया तो उसमें अल्कोहल विड्रॉल के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। तो हमें एनवायरनमेंट को बिल्कुल शांत रखना है। दिस इज द करेक्ट थिंग। ऑप्शन 5 में कहा गया है कि हमें क्लाइंट को रियलिटी ओरिएंटेशन से जोड़कर रखना है, जो कि एक सही ऑप्शन भी है। क्लाइंट में जब विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं तो वो कुछ ऐसी चीज़ें सोचने देखने लगता है जिससे उससे मेंटल कन्फ्यूजन्स होते हैं और उसकी एंजाइटी बढ़ने लगती है। उसके वाइटल्स चेंज होते ही उसे लगेगा कि अब उसकी डेथ होने वाली है या उसकी तबीयत बिगड़ने वाली है। तो हमें उसे थेराप्यूटिकली अप्रोच से हैंडल करना है, उसे सही चीज़ें सही बात बतानी है कि हम आपकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी आप ठीक हैं या आपको अभी ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा करने से क्लाइंट की क्या है, एंजाइटी कम होगी, और साथ ही साथ हमें उसका ओरिएंटेशन नॉर्मल रखना है, यानी उसको सही समय बताते रहना है कि अभी ये समय हुआ है, आपने अब इतने दिन पहले अल्कोहल इंटेक बंद किया था, आपने अब इस समय मेडिसिन ली थी, आप इस जगह पर हैं, आपके साथ ये सिचुएशन है। ये क्लाइंट को अप्रोप्रिएटली बताते रहना है ताकि उसका ओरिएंटेशन सही रहे और उसका एंजाइटी लेवल भी मिनिमम रहे। तो ये ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। हम पेशेंट को नथिंग बाय माउथ स्टेटस पर मेंटेन करेंगे, यानी कि उसे कुछ भी मुंह से खाने या पीने से मना कर देंगे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिएगा, अल्कोहल विड्रॉल के समय पेशेंट वैसे भी कुछ खाना पीना पसंद नहीं करता, उसे बहुत ही एबनॉर्मल फीलिंग्स होती हैं, तो हमें उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन के लेवल को मेंटेन करना है। तो उसे अगर खाने की इच्छा है तो उसे खाने पीने को देना है। साथ ही साथ अगर वो खाता नहीं है तो आईवी लाइन के थ्रू उसके न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करके रखना है, ताकि उसमें विड्रॉल सिम्टम्स को सही तरीके से मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when an intestinal obstruction is suspected, a client has a nasogastric tube inserted attached to the suction. For what response should the nurse critically assess this client? अगर किसी पेशेंट में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जैसी कंडीशन अनुमान लगाई जाती है कि हो सकता है, अब आप इस पेशेंट में नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाकर सक्शन से अटैच कर देते हैं, सक्शन शुरू कर देते हैं। अब इस पेशेंट में इस सक्शनिंग प्रोसेस के दौरान कौन सी क्रिटिकल कंडीशन डेवलप ना हो जाए, इसका हमें लगातार असेसमेंट करते रहना होगा। ऑप्शन 1 एडिमा, ऑप्शन बी ब्लैंचिंग, ऑप्शन 3 फ्लूइड डेफिसिट, ऑप्शन 4 एक्सेसिव सलाइवेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 फ्लूइड डेफिसिट। कंटिन्यूस सक्शनिंग की वजह से इंटेस्टाइन एरिया से लगातार काफ़ी बड़े मात्रा में अमाउंट ऑफ फ्लूइड को सक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी हो सकती है। इस क्रिटिकल कंडीशन को हमें लगातार असेस करते रहना होगा। जब किसी क्लाइंट के अंदर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डालकर सक्शन किया जाता है तो उसके स्टमक से एसिड्स का लॉस होता है, फ्लूइड का लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, और फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड का लॉस होने की वजह से क्लाइंट के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस डेवलप हो सकते हैं और इससे क्लाइंट की कंडीशन बिगड़ सकती है। तो हमें इस क्रिटिकल सिचुएशन को बहुत ही केयरफुली असेस करना चाहिए। Next question is, in spinal anesthesia, the drug is deposited between. जब किसी क्लाइंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है तो किस एरिया में ड्रग को इंजेक्ट करते हैं? ऑप्शन ए ड्यूरा एंड एरेक्नोइड, ऑप्शन बी पाइया एंड एरेक्नोइड, ऑप्शन सी ड्यूरा एंड वर्टिब्रा, ऑप्शन डी इनटू द कॉर्ड सब्सटेंस। यहाँ ऑप्शंस के अंदर जो ड्यूरा, पाया और एरेक्नोइड वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं,
ये तीनों ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली लेयर्स हैं। होपफुली आपको इनके बारे में, इनके सीक्वेंस के बारे में पता होगा। इनका सीक्वेंस बाहर से अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे ड्यूरा मैटर कहा जाता है, बीच वाली लेयर को एरेक्नॉइड मैटर कहा जाता है और अंदर वाली लेयर को हम पाइया मैटर के नाम से जानते हैं। अब आप बताएं कि किस जगह पर किन दो लेयर्स के बीच में स्पाइनल एनेस्थीसिया को डिलीवर किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पाइया मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर। हमारी जो मिडिल मेनिंजियल लेयर है एरेक्नॉइड मैटर जिसे आप बोलते हैं, और जो इनर मेनिंजियल लेयर है जिसे पाइया मैटर बोलते हैं, इनके बीच के स्पेस के अंदर आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, सीएसएफ पाया जाता है, और इसी एरिया के अंदर हम इंजेक्शन द्वारा एनेस्थीसिया को डिलीवर करते हैं, जिससे हम क्लाइंट के अंदर एनेस्थीसिया कॉज करवा पाते हैं। तो याद रखिएगा, एरेक्नॉइड मैटर और पाइया मैटर के बीच में सीएसएफ पाया जाता है, यहीं पर हम एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं। और इस एरिया को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, सब एरेक्नॉइड मैटर स्पेस के नाम से जाना जाता है। इस एरिया को हम सब एरेक्नॉइड स्पेस के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट, a client with cancer of lungs says to the nurse, if I could just be free of pain for a few days, I might be able to eat more and regain strength. Which stage of grieving does the nurse conclude the patient is in? किसी लंग्स कैंसर पेशेंट को अगर आप ये कहते हुए सुनते हैं कि मुझे अगर दर्द कम हो जाए तो मैं ज़्यादा खाना खा सकता हूँ जिससे मेरी ताकत बढ़ जाएगी, तो इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर पेशेंट कौन से ग्रीविंग स्टेज को शो कर रहा है? ऑप्शन ए बार्गेनिंग, ऑप्शन बी फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन सी डिप्रेशन, ऑप्शन डी रैशनलाइजेशन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। देखिएगा, बार्गेनिंग का सिंपल हिंदी मतलब होता है किसी भी चीज़ का मोल भाव करना। जब आप मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो शॉप्स पर आप रेट को लेकर बार्गेन करते हैं। शॉपकीपर कहता है ये इस प्राइस का है, आप कहते हैं नहीं मैं इससे कम दूंगा, तो ये बार्गेनिंग है। और कॉबलर रूस ने एक मॉडल दिया था जिसमें उसने बताया था कि लाइफ में किसी भी सैड सिचुएशन के आने पर पर्सन को 5 स्टेजेस से होकर गुजरना होता है, उनमें से बार्गेनिंग भी एक स्टेज है। इसमें पर्सन ये बार्गेन करता है कि मैं अभी इस सिचुएशन में हूँ, अगर मुझे ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है। क्लाइंट कह रहा है कि अगर मेरा दर्द कम हो जाएगा तो मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा, इससे मेरी ताकत बढ़ जाएगी और हो सकता है मैं ठीक भी हो जाऊं। तो एक तरह से ये बार्गेनिंग स्टेज है जिसमें वो मोल भाव कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिजिशियन ऑर्डर्स grain 10 of aspirin for a patient, the equivalent dose in milligrams is। अगर किसी डॉक्टर द्वारा एस्पिरिन ड्रग 10 ग्रेन्स प्रेस्क्राइब की जाती है तो आप अगर इसे मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे, एमजी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितनी होगी? 0.6 mg, 10 mg, 600 mg या 600 ग्राम? आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि एक ग्रेन कितने mg का होता है या एक mg में कितने ग्रेन होते हैं। अगर आप ये जानते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप नोट कर लीजिएगा।
एक ग्रेन जो है वो आपका 65 mg का होता है, 65 मिलीग्राम का एक ग्रेन होता है। और डॉक्टर द्वारा जब 10 ग्रेन लिखे गए हों तो इसे 65 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 650 mg। अब यहाँ पर 650 mg ऑप्शंस में नहीं है, लेकिन इसके लगभग सबसे पास वाला ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। यानी कि अगर 10 ग्रेन एस्प्रिन की डोज लिखी गई है तो मतलब क्लाइंट को 650 mg एस्प्रिन देना है। क्वेश्चन इज, a client with gastroesophageal reflux disease reports having difficulty while sleeping at night. What should the nurse instruct client to do? एक गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज का पेशेंट है और आपसे कहता है कि वो रात को सोने में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा है। तो एज अ नर्स आप नीचे बताए ऑप्शंस में से उसे कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे? ऑप्शन वन, ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर स्लीपिंग। हम उस पेशेंट से कहेंगे कि आप रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध पिएं। ऑप्शन टू, एलिवेट द हेड ऑफ बेड ऑन ब्लॉक्स। हम पेशेंट के बेड का जो हेड साइड है उसे हल्का सा ऊपर उठा देंगे। ऑप्शन सी, एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द डाइट। हम पेशेंट की डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स को निकाल देंगे। ऑप्शन फोर, टेक एंटासिड सच एज सोडियम बाइकार्बोनेट। हम पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे एंटासिड्स लेने की सलाह देंगे। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के पेशेंट में अक्सर आप ये देखते हैं कि जो उसका स्टमक कंटेंट है वो वापस ईसोफेगस के अंदर मूव करता है, यानी बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड देखने को मिलती है। और यही चीज़ क्लाइंट को जब रात को वो सोता है तो उसे सोने में डिफ़िकल्टी कॉज करती है। तो हमारी कुछ ऐसी कोशिश रहेगी कि जो कंटेंट स्टमक में मौजूद है वो वापस से ईसोफेगस की तरफ मूव ना कर पाए, यानी कि बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड कंटेंट ना हो, रीगर्जिटेशन जैसी मूवमेंट ना हो। ये अगर हम कर पाएँ तो इससे क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। और इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम पेशेंट के बेड का जो हेड साइड है उसे हल्का सा प्रॉप अप कर देंगे, यानी ऊपर की ओर उठा देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये पेशेंट का बेड है, पेशेंट इस प्रकार से सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है। हम हल्का सा पेशेंट का जो बेड है उसे इस प्रकार से ऊपर उठा देंगे ताकि पेशेंट का जो हेड पार्ट है वो लोअर बॉडी पार्ट की तुलना में हल्का सा ऊपर आ जाए और ग्रेविटी की इफेक्ट की वजह से जो स्टमक कंटेंट है वो स्टमक के अंदर ही रहे, बॉडी में नीचे की तरफ मूवमेंट करे, ऊपर की तरफ ना आ पाए। अगर ऐसा हम मैनेज कर देते हैं तो क्लाइंट में काफ़ी हद तक सिम्टम्स मैनेज हो जाएंगे, उसे डिफ़िकल्टी से आराम मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी a client suddenly reports numbness in right leg and a funny feeling in toes. What should the nurse do first? किसी पेशेंट में एब्डोमिनल सर्जरी होने के बाद में पेशेंट अपने राइट लेग के अंदर नमनेस फील करता है, हल्का सूनापन महसूस करता है और उसके टोज़ के अंदर फनी फीलिंग्स होती हैं, यानी उसे गुदगुदी सी महसूस होती है। तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स सबसे पहले आप क्या करेंगे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, एलिवेट द लेग्स एंड टेल द क्लाइंट टू ड्रिंक मोर फ्लूइड्स। आप पेशेंट के पैरों को ऊपर उठा देंगे और उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिमेन इन बेड एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आप पेशेंट को बेड में ही रहने के लिए कहेंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। ऑप्शन सी, rub the client's leg to stimulate circulation and cover the client with a blanket। हम पेशेंट के लेग्स को स्टिमुलेट करके सर्कुलेशन को बेहतर करेंगे और ब्लैंकेट से उसके लेग को कवर करेंगे।
ऑप्शन डी, टेल द क्लाइंट अबाउट द डेंजर्स फॉर प्रोलॉन्ग्ड बेड रेस्ट एंड एनकरेज एम्बुलेशन। हम पेशेंट को ज़्यादा समय तक रेस्ट करने से क्या डेंजर्स हो सकते हैं इसके बारे में बताएंगे और उसे एम्बुलेशन के लिए एनकरेज करेंगे, यानी घूमने फिरने के लिए कहेंगे। एब्डोमिनल सर्जरी के बाद राइट लेग में नमनेस होना और टोस के अंदर गुदगुदी होना, फनी फीलिंग होना, इस सिचुएशन में क्या किया जाना सबसे सही है? इस सिचुएशन के अंदर जो सही एक्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी में बताया अनुसार, हम पेशेंट को बेड में ही रहने के लिए कहेंगे और इस सिचुएशन के बारे में डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पर क्लाइंट को ये फीलिंग्स अगर होती हैं तो इसके तीन बड़े रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि जिस एक्सट्रीमिटी के अंदर क्लाइंट को प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर सर्कुलेशन में किसी प्रकार का रुकावट हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर हो सकता है उस एरिया की नर्व कंप्रेस हो गई हो, या हो सकता है वहाँ पर कोई ब्लड क्लॉट बन गया हो, यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस जैसी कंडीशन हो सकती है। तो इन सभी कंडीशंस के कारण राइट लेग में नमनेस और फनी फीलिंग्स हो सकती है टो में। तो हमें एग्जैक्ट कंडीशन क्या है इसे आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट को बेड के अंदर ही रहने और डॉक्टर को फिर इन्फॉर्म करने वाला ये एक्शन चूज करना रहेगा, ये सबसे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 33 years old pregnant woman present at 9 weeks of gestational age. She has a history of preterm births at 30 and 32 weeks during her last two pregnancies. What is the best step in management of this patient? 33 साल की एक प्रेग्नेंट वुमेन 9 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर आपके पास हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आती है। इस वुमेन का पहली दो प्रीवियस प्रेगनेंसी में 30 सप्ताह पर और 32 सप्ताह पर प्रीटर्म बर्थ हुआ था। अब इस सिचुएशन में मैनेजमेंट के लिए इन चारों में से कौन सा स्टेप सबसे बेस्ट रहेगा, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, USG to see cervical length and decide next management। हम इस फीमेल के अंदर सोनोग्राफी करवाएंगे जिससे कि हमें सर्वाइकल लेंथ का मेजरमेंट पता चल जाए और हम आगे का मैनेजमेंट निश्चित कर सकें। ऑप्शन बी, अप्लाई सर्वाइकल सर्कलेज बाय 12 वीक्स। हम इस वुमेन के अंदर 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर सर्वाइकल सर्कलेज लगा देंगे। ऑप्शन सी, कंप्लीट बेड रेस्ट अंटिल वायबिलिटी इज अचीव्ड। हम इस फीमेल को कंप्लीट बेड रेस्ट पर रहने के लिए कहेंगे ताकि जब तक कि वायबिलिटी अचीव ना हो जाए। ऑप्शन डी, प्रोवाइड लो डोज टोकोलाइसिस। हम उसे लो डोज में टोकोलाइसिस देंगे। 33 years old pregnant woman at 9 weeks gestation comes to you. She has history of preterm birth at 30 and 32 weeks in last two pregnancies. To manage this condition, what is the preferred choice of treatment? Yes, exactly, the option B is correct here। हम इस फीमेल के अंदर 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी पर यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में सर्वाइकल सर्कलेज को अप्लाई कर देंगे। सर्वाइकल सर्कलेज को इस वुमेन के अंदर अप्लाई कर देंगे ताकि हम प्रेगनेंसी को आगे लगातार चला सकें। अब जान लेते हैं कि ये सर्वाइकल सर्कलेज होता क्या है। सर्वाइकल सर्कलेज एक सर्जरी है जिसके अंदर हम वुमेन जब 12 वीक की प्रेगनेंसी अचीव कर लेती है तब उसके सर्विक्स एरिया के आसपास स्टिचेस लगा देते हैं। इन स्टिचेस की मदद से जो सर्विक्स है वो क्लोज्ड रहता है। टर्म प्रेगनेंसी से पहले वो ओपन नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी जो है आगे लंबे समय तक हम चला सकते हैं। अगर किसी फीमेल के अंदर प्री टर्म बर्थ की हिस्ट्री है तो हम उसके अंदर 12 वीक की प्रेगनेंसी पर सर्वाइकल सर्कलेज ऑपरेशन करते हैं जिसमें सर्विक्स के आसपास स्टिचेस लगाकर उन्हें टाइटली फिक्स कर दिया जाता है
ताकि बच्चा अंदर लंबे समय तक होल्ड रह सके, प्री मैच्योरली जो सर्विक्स है उसका डायलेशन ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client is admitted to a intensive care unit with acute pulmonary edema, which rapidly acting intravenous diuretic should the nurse anticipate will be prescribed। किसी पेशेंट को आईसीयू में एक्यूट पल्मोनरी एडिमा कंडीशन के होने पर एडमिट किया गया। अब इस पेशेंट को इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा डायूरेटिक मेडिसिन दिया जाएगा जो कि रैपिडली एक्टिंग हो, यानी तेजी से बॉडी से यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा सके ताकि एक्सेसिव पल्मोनरी एरिया में एक्यूमुलेटेड फ्लूइड बॉडी से बाहर जा सके। ऑप्शन ए फ्रोसेमाइड, ऑप्शन बी क्लोरोथियाजेड, ऑप्शन 3 स्पाइरोनोलैक्टोन, ऑप्शन डी एसिटाजोलेमाइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। अगर किसी क्लाइंट को एक्यूट पल्मोनरी एडिमा जैसी कंडीशन है और आपको लंग्स एरिया में एक्यूमुलेटेड एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालना है रैपिडली, तो वहाँ पर फ्रूसेमाइड, जो कि मार्केट में आपको लेसिक्स नाम से मिलता है, ये डायूरेटिक मेडिसिन इस्तेमाल करना रहेगा। लेसिक्स जो है, फ्रोसेमाइड जो है, एक लूप डायूरेटिक ड्रग है। लूप डायूरेटिक ड्रग है जो कि तेजी से यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाकर बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा फ्लूइड को कम करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the priority nursing objective of the therapeutic psychiatric environment for confused client? किसी कंफ्यूज्ड पेशेंट के लिए थेराप्यूटिक साइकाइट्रिक एनवायरनमेंट में प्रायोरिटी नर्सिंग ऑब्जेक्टिव कौन सा होगा? इसे फिर से समझिएगा। एक पेशेंट जो कि कंफ्यूजन में है, कंफ्यूज्ड स्टेज के अंदर है, इस पेशेंट के लिए हम कैसा थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट बनाएंगे जिससे कि उसे सेफ रखा जा सके? ऑप्शंस आर, असिस्ट द क्लाइंट टू रिलेट टू अदर्स, हम पेशेंट को दूसरी चीज़ों से तालमेल बनाने में मदद करेंगे। ऑप्शन बी, मेक द हॉस्पिटल एटमॉस्फियर मोर होम लाइक, हम हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फियर को घर की तरह रखेंगे। ऑप्शन सी, हेल्प द क्लाइंट बिकम एक्सेप्टेड इन कंट्रोल्ड सेटिंग, हम क्लाइंट को कंट्रोल्ड सेटिंग के अंदर एक्सेप्टेड रखेंगे। ऑप्शन डी, मेंटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग, हम सेफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग वाला हाईएस्ट लेवल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जब भी कोई हॉस्पिटल में कंफ्यूज्ड पेशेंट होता है तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि उसे किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो, उसे किसी भी प्रकार का हार्म ना हो, नुकसान ना हो। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट दिया जाए। ऐसे एनवायरनमेंट में वो अपने जो बेसिक काम है उन्हें बिल्कुल सावधानी से बिना किसी नुकसान के पूरा कर पाए। ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करना इस पेशेंट के लिए हमारा नर्सिंग प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद Cushing's syndrome, which clinical manifestation does the nurse expect to increase in the client with Cushing's syndrome? एक पेशेंट कुशिंग सिंड्रोम से डायग्नोस्ड आइडेंटिफाई होता है। अब इस पेशेंट में आप कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ज़्यादा देखेंगे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यूरिन आउटपुट, ऑप्शन बी ग्लूकोज लेवल, ऑप्शन सी सीरम पोटेशियम,
ऑप्शन डी इम्यून रेस्पॉन्स। कुशिंग सिंड्रोम की बात की जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम का सब्सटेंस बढ़ जाए, कॉर्टिसोल हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन होने लगे, तो हमारे शरीर के अंदर कुशिंग सिंड्रोम जैसी कंडीशन डेवलप होती है, जिसमें कई सारे मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज लेवल का बढ़ जाना। अब ग्लूकोज का लेवल क्यों बढ़ता है इसे भी समझ लीजिएगा, चाहे तो आप नोट डाउन भी कर लीजिए इस चीज़ को। जब हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन की मात्रा बढ़ने लगती है, तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस बढ़ जाता है, यानी कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस से ग्लूकोज का निर्माण होने लगता है, और जो इंसुलिन है उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है और बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कुशिंग डिजो कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज कंडीशन के अंदर बॉडी में एक्सेसिव कॉर्टिसोल का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस लाइक फैट और प्रोटीन से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होने लगता है। साथ ही जो इंसुलिन है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, one of the possible complications in infants delivered by cesarean section would be, अगर किसी बच्चे का जन्म सिजेरियन सेक्शन के बाद हुआ है तो उसमें इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है? ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऑप्शन बी, रीनल इम्पेयरमेंट। ऑप्शन सी, एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी। ऑप्शन डी, कर्निक्ट्रस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। अगर किसी बच्चे का जन्म लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन यानी ऑपरेशन के थ्रू हुआ है, तो वेजाइनल डिलीवरी के बाद जन्मे बच्चों की तुलना में इन बच्चों के अंदर रेस्पिरेशन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अब रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो क्यों होते हैं, इसके पीछे कई रीजंस हैं, आइए इन्हें भी जान लेते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है, जब किसी बच्चे का जन्म बर्थ कैनाल से होता है, वेजाइनल कैनाल से होता है, तो वेजाइनल कैनाल से पास होते समय जब कॉन्ट्रैक्शंस बच्चे के चेस्ट को दबाते हैं, तो चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर जो भी फ्लूइड मौजूद होता है वो इस स्क्वीज या इस कंप्रेशन के कारण बच्चे के माउथ और नोज एरिया से होता हुआ बाहर निकल जाता है, और इसके बाद जैसे ही बच्चा आउटर वर्ल्ड में आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है, उसके लंग्स पूरी तरह से इन्फ्लेट हो पाते हैं और प्रॉपर एयरवे पेटेंसी बन पाती है, और इस बच्चों में रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस नहीं होता। लेकिन सिजेरियन सेक्शन वाले प्रोसेस के अंदर बच्चों के जो चेस्ट एरिया है उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता, इसलिए बच्चे जन्म के बाद रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा चांसेस हैं कि फेस करते हैं। बच्चों में अगर जन्म के बाद लगातार लंग्स के अंदर ये फ्लूइड एक्यूमुलेटेड रहता है, तो बच्चों में लंग्स से रिलेटेड एक सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसे आप शॉर्ट में आरडीएस कहते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का नाम देते हैं। और इस सिचुएशन में बच्चों के अंदर प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पाती और रैपिड ब्रीथिंग देखने को मिलती है, जिससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और बॉडी का ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, यानी बच्चे की जन्म के समय जो बॉडी है वो नीली हो जाने लगती है। इट इज़ जस्ट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client is admitted to the birthing suite in early active labor. Which nursing action takes priority during the admission process? किसी पेशेंट को
बर्थ सूट के अंदर अर्ली एक्टिव लेबर स्टेज में एडमिट किया जाता है। एडमिशन के दौरान प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए अस्कल्टेटिंग फीटल हर्ट, ऑप्शन बी ऑब्टेनिंग एन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ऑप्शन सी डिटरमाइनिंग व्हेन द लास्ट मील वाज ईटन, option D ascertaining whether the membranes have ruptured। पेशेंट जब लेबर की शुरुआत में एक्टिव फेज के अंदर हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो सबसे पहला प्रायोरिटी एडमिशन प्रोसेस कौन सा होना चाहिए, ये आपको बताना है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको अलग अलग सिचुएशंस दी जाएंगी, उसमें एज अ नर्स आप प्रायोरिटी वाइज क्या करेंगे, ये चीज़ आपसे पूछी जाएंगी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अस्कल्टेटिंग फीटल हार्ट रेट। जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है तो हमारी प्रायोरिटी रहती है कि लेबर प्रोसेस की शुरुआत में बच्चे की क्या कंडीशन है इसका पूरा डाटा कलेक्ट कर लिया जाए, बच्चे की हार्ट रेट को असेस कर लिया जाए, ताकि इसे हम आगे जब लेबर प्रोसेस बढ़ेगा तो उससे कंपेयर करके बच्चे की हेल्थ का प्रॉपर इवैल्यूएशन कर सकें। तो प्रायोरिटी इन चारों ऑप्शंस में से रहेगी फीटल हार्ट रेट का असेसमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a nurse is caring for a client with glomerulonephritis. What should the nurse instruct the client to do to prevent recurrent attacks? आप किसी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन से सफरिंग पेशेंट की केयर कर रहे हैं। आप इस पेशेंट को इनमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन देंगे जिससे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बार बार होने वाले एपिसोड्स या अटैक्स को रोका जा सकता है। ऑप्शन ए टेक शॉवर इंस्टेंट ऑफ टफ बाथ्स। हम पेशेंट को टफ बाथ्स की जगह शॉवर लेने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी कंटिन्यू द सेम री इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्लूइड इनटेक। हम क्लाइंट को फ्लूइड इनटेक के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे उन्हें फॉलो करने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी अवॉइड सिचुएशंस दैट इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी। आपको उन सभी सिचुएशंस को अवॉइड करना है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी करना हो। ऑप्शन डी सीक अर्ली ट्रीटमेंट फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हम इस क्लाइंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर जल्दी से ट्रीटमेंट लेने की सलाह देंगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन में होता क्या है, हमारा जो नेफ्रॉन होता है किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जिसे आप बोलते हैं, उस नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलाई पार्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो नेफ्रॉन है, हमारी जो किडनी है, वो वेस्ट प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाता और बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट करने लगता है। अब इस डिजीज़ के बार बार होने वाले अटैक्स को एपिसोड्स को रोकने के लिए हमारा इस चीज़ पर फोकस करना ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है। अगर हम इसके कॉज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के बाद उसको प्रॉपरली ट्रीट करें, उसका ख्याल रखें, तो ये कंडीशन ट्रीट हो सकती है, दोबारा नहीं होगी। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद डेवलप होती है। तो हम पेशेंट से कहेंगे कि वो अपने आप को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाए, और अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो भी जाता है तो तुरंत उसे इसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि आगे जाके ये सिम्टम्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसी कंडीशन न कॉज करें। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन के डेवलपमेंट होने के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इन्फेक्शन का कॉज माना जाता है वो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a client asked a nurse why she developed cervical polyps
हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड? एक पेशेंट आपसे पूछता है कि उसे सर्वाइकल पॉलिप्स कंडीशन क्यों हुई है, तो एज अ नर्स आप उसे क्या आंसर देंगे? ऑप्शंस आर, दे आर ऑफ्टन मैलिग्नेंट एंड मस्ट बी रिमूव्ड। आप इस पेशेंट को बताएंगे कि ये मैलिग्नेंट नेचर के होते हैं और इन्हें रिमूव किया जाना आवश्यक होता है। ऑप्शन बी, सर्वाइकल पॉलिप्स यूजुअली आर प्रिकर्सर ऑफ यूट्राइन कैंसर। किसी भी फीमेल में सर्वाइकल एरिया के अंदर पॉलिप्स होने के बाद यूट्रस के अंदर कैंसर होने की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन सी, दे आर यूजुअली बिनाइन एंड अ बायोप्सी रूल्स आउट अ मैलिग्नेंसी। सर्वाइकल पॉलिप्स जनरली बिनाइन नेचर के होते हैं और बायोप्सी द्वारा इनकी मैलिग्नेंसी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऑप्शन डी, सर्वाइकल पॉलिप्स डू नॉट कॉज ब्लीडिंग अनलेस दे आर मैलिग्नेंट। सर्वाइकल पॉलिप्स अगर मैलिग्नेंट नहीं है तो इनमें आपको ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलेगी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। वुमेन के यूट्रस के नेक वाले एरिया को आप सर्विक्स कहते हैं और इस सर्विक्स वाले एरिया के अंदर अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाए तो ये कंडीशन सर्वाइकल पॉलिप्स के नाम से जानी जाती है। सर्वाइकल पॉलिप्स जनरली बिनाइन नेचर की होती है, यानी कि ये जो ग्रोथ है ये एक ही जगह पर कैप्सुलेटेड रहती है, ये यहाँ से आगे ट्रांसमिट नहीं होती, फैलती नहीं है। अगर किसी वुमेन के अंदर सर्वाइकल पॉलिप्स जैसी कंडीशन डेवलप हो चुकी है तो आप इस वुमेन के अंदर बायोप्सी प्रोसीजर करवा सकते हैं और बायोप्सी प्रोसीजर में सर्वाइकल एरिया से इन पॉलिप्स का टिश्यू पीस लेकर साइटोलॉजिकल स्टडी परफॉर्म की जाती है और ये देखा जाता है कि ये जो ट्यूमर यहाँ डेवलप हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ यहाँ पर डेवलप हुई है, ये मैलिग्नेंट तो नहीं है, कैंसरस तो नहीं है। इस चीज़ को हम इस प्रोसीजर द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a nurse inspects a 2-day-old intravenous site, identifies erythema, warmth, mild edema. The client reports tenderness when the area is palpated. What should the nurse do first? किसी पेशेंट में 2 दिन पहले इंट्रावीनस लाइन लगाई गई थी, कैन्यूला लगाया गया था। आप इस कैन्यूला वाले इंसर्शन साइट को असेस करते हैं, तब उस एरिया पे आपको इरिदिमा देखने को मिलती है, यानी रेडनेस है उस एरिया में। उस एरिया को जब आप टच करते हैं तो वो आसपास की स्किन की तुलना में हल्का गर्म महसूस होता है और उस जगह पर आपको हल्की सूजन भी देखने को मिलती है, यानी एडिमा देखने को मिलता है। जब आप इस एरिया को टच करके दबाकर चेक करते हैं तो पेशेंट को फील होता है पेन, यानी कि उस जगह टेंडरनेस भी मौजूद है। इन सब फाइंडिंग के बिहाफ पर एज अ नर्स इस सिचुएशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, इरिगेट द आईवी ट्यूबिंग। हम इस आईवी ट्यूबिंग लाइन को इरिगेट करेंगे, फ्लश आउट करेंगे। ऑप्शन बी, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। हम ये आईवी लाइन डिस्कनेक्ट कर देंगे। ऑप्शन सी, स्लो द रेट ऑफ इन्फ्यूजन। जिस रेट से फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जा रहा है उस रेट को हम स्लो डाउन कर देंगे। ऑप्शन डी, ऑब्टेन अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर एन एनाल्जेसिक्स। हम डॉक्टर से दर्द के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लेंगे। This question is very important for upcoming AIMS NORCET exam. What will you do in this situation as a nurse? The correct answer is option B. We will discontinue the infusion. हम सबसे पहले इस IV ट्यूबिंग को, इस कैन्यूला को डिसकंटिन्यू कर देंगे, यानी कि इसे वहाँ से रिमूव कर देंगे क्योंकि अब इसका पर्पस सफल नहीं हो सकता। थोड़ा और इसके बारे में आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। जब आपको कैन्यूला इंसर्शन साइट पर रेडनेस, वार्म, एडिमा और पेन फील हो तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इस पेशेंट के अंदर प्लेबाइटिस जैसी कंडीशन हो गई है।
इस पेशेंट को कौन सी कंडीशन डेवलप हो गई है, इसे फ्लेबाइटिस कंडीशन डेवलप हो गई है। फ्लेबाइटिस क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई ब्लड वेसल है, आपने यहाँ पर कैन्यूला इंसर्ट किया था और यहाँ से मेडिसिन ब्लड वेसल के अंदर डिलीवर हो रही थी, लेकिन किसी वजह से क्लाइंट की एबनॉर्मल मूवमेंट की वजह से जो ये कैन्यूला का ट्यूब है ये बार बार इस जगह पर वेन को टच करता है, इस जगह पर वेन को टच करता है, जिससे वेन के इस एरिया के अंदर इरिटेशन होती है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है और क्लाइंट को इस एरिया में पेन होता है। तो ये कंडीशन फ्लेबाइटिस के नाम से जानी जाती है। अगर आपके द्वारा लगाई गई आईवी लाइन से पेशेंट की ब्लड वेसल के अंदर इरिटेशन होने लग जाए, वहाँ पर इरिदिमा, वार्मथ, एडिमा और पेन हो, तो ये कंडीशन फ्लेबाइटिस के नाम से जानी जाती है। और इस सिचुएशन में हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। हमें तुरंत इस आईवी लाइन को वहाँ से रिमूव कर देना है। अगर आपने इस इन्फ्यूजन को कंटिन्यू रखा, इसे हटाया नहीं, तो इससे क्लाइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा हो सकती है, क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी और हो सकता है कि वेन के डैमेज होने के कारण वहाँ पर इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिफर्ड साइट फॉर बोन मैरो एस्पायरेशन इन एन ओबेस पेशेंट इज। किसी ओबेस पेशेंट में बोन मैरो का सैंपल लेने के लिए किस साइट को आप प्रेफर करेंगे, ज़्यादा यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए पोस्टीरियर सुपीरियर आइलिएक क्रस्ट, ऑप्शन बी एंटीरियर आइलिएक क्रस्ट, ऑप्शन सी इंफीरियर आइलिएक क्रस्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एंटीरियर आइलिएक क्रस्ट। अगर किसी ओबेस पेशेंट के अंदर आपको बोन मैरो एस्पायरेशन करना है, हड्डी के बीच से सेल्स का सैंपल लेना है, तो ओबेस पेशेंट को में से आप एंटीरियर आइलिएक क्रस्ट बोन को प्रिफर करेंगे। ओबेस पेशेंट्स के अंदर एंटीरियर आइलिएक क्रस्ट को इसलिए प्रिफर किया जाता है क्योंकि हम ओबेस पेशेंट में इस बोन एरिया को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से सूटेबल सैंपल मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when preparing a teaching plan for an adult client about general anesthesia induction, which explanation would be most appropriate? आप किसी पेशेंट में जनरल एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है इसके बारे में उसे टीच कर रहे हैं। टीचिंग को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए योर प्री मेडिकेशन विल पुट यू स्लिप। आपको जब प्री मेडिकेशंस दी जाएंगी तो आपको नींद आ जाएगी, आप स्लिप हो जाएंगे। ऑप्शन टू यू विल ब्रीथ इन एन inhalant anesthetic mixed with oxygen through a facial mask and receive intravenous medication to make you sleepy। हम आपको ऑक्सीजन के साथ इनहेलेंट फॉर्म में एनेस्थेटिक मेडिसिन देंगे, जिसे आप जैसे ही रेस्पिरेशन करेंगे, इनहेलेशन करेंगे, आपके लंग्स तक पहुंच जाएगी और उसका इफेक्ट आने लगेगा। साथ ही साथ आपको आईवी रूट से हम स्लिप के लिए मेडिसिन देंगे। ऑप्शन थ्री यू विल रिसीव इंट्रावीनस मेडिकेशन टू मेक यू स्लीपी। आपको हम आईवी लाइन से मेडिसिन देंगे जिससे आपको नींद आने लगेगी। ऑप्शन फोर यू विल ब्रीथ इन मेडिकेशन थ्रू फेशियल मास्क टू मेक यू स्लीपी। हम आपको फेशियल मास्क से मेडिसिन देंगे जिससे आपको स्लीपी फील होगा। जनरल एनेस्थीसिया के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Yes, exactly. Option 2 is absolutely correct.
देखिए, पेशेंट को एनेस्थीसिया के बारे में बताते समय आप दोनों बातों को अगर बताएंगे तो ये क्लाइंट को समझने में बेहतर मदद करेगा। आप क्लाइंट को ये बताएंगे कि हम आपको फेस मास्क लगाकर ऑक्सीजन गैस के साथ में एनेस्थेटिक एजेंट मिक्स करके देंगे, जिससे आपकी बॉडी में एनेस्थीसिया इफेक्ट आने लगेगा। और उसके बाद आप में इंट्रावीनस लाइन कनेक्ट करके आईवी रूट से ड्रग एडमिनिस्टर कर दी जाएगी, जिससे आपको स्लीपी फील होगा, आपको नींद आने लगेगी। तो इनहेलेंट एनेस्थीसिया मिलेगा ऑक्सीजन के साथ विद द हेल्प ऑफ फेस मास्क, और स्लिप करवाने के लिए आईवी मेडिकेशंस दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट resting position should a nurse encourage for a client with pelvic inflammatory disease? अगर किसी क्लाइंट को pelvic inflammatory disease कंडीशन है तो उसके लिए सबसे बेस्ट रेस्टिंग पोजीशन कौन सी मानी जाएगी? सिम्स, फॉवलर्स, सुपाइन विथ नी फ्लेक्स्ड, लिथोटॉमी विथ हेड एलिवेटेड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉवलर्स पोजीशन। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज से सफरिंग पेशेंट्स के लिए बेस्ट सुटेबल रेस्टिंग पोजीशन के रूप में फॉवलर्स पोजीशन को माना जाता है। क्लाइंट को फॉवलर्स पोजीशन देने के लिए हम पेशेंट को कुछ इस प्रकार से बेड पर बिठाते हैं। उसका जो हेड साइड है वो अप रहेगा और इस प्रकार से क्लाइंट पोजीशन में आ जाता है। जब इस फॉरवर्ड पोजीशन में क्लाइंट रहता है तो क्लाइंट के पेल्विक एरिया तक प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन पहुंचता है। इस पोजीशन में आने से ड्रेनेज अगर लगा है तो वो प्रमोट होता है, और साथ ही साथ पेशेंट को जो डिस्कम्फर्ट हो रहा था वो भी ठीक होने लगता है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन से सफरिंग पेशेंट को हम इस प्रकार से फॉरवर्ड पोजीशन देना प्रिफर करेंगे। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको आज की ये क्लास कंटेंट अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।